नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल, engineering and foundation। गिन्नी अपैरल, complete family shop for apparel shopping। सिविल लाइंस, आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9th and 11th, free admission to nursery to class 5th। Limited time offer। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के सिधाई थाना क्षेत्र के नरौली में दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ठेले के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि फल बेचने वाले ने एक युवक और उसके पूरे परिवार के साथ जमकर मारपीट कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जिले के जहानागंज निवासी मोहम्मद आरिफ परिवार के साथ कार से लखनऊ से चलकर नरौली पहुंचा था और सड़क किनारे खड़े एक ठेले के सामने कार खड़ा कर दिया। इसी बात को लेकर ठेला लगाने वाले लोग भड़क गए और देखते ही देखते मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि ठेले वालों ने गाड़ी में बैठे युवक, महिलाओं और अन्य परिजनों को बाहर निकालकर लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा है। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच किसी स्थानीय व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने सिधारी में थाने में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता चंदा ने बताया कि वे लोग गाड़ी में बैठे चाय पी रहे थे, तभी ठेले वाले गाली गलौज करने लगे। मना करने पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। वहीं पीड़ित मोहम्मद आरिफ ने कहा कि सिर्फ गाड़ी खड़ी करने को लेकर इतना बड़ा हमला कर दिया गया, जिससे पूरा परिवार दहशत में। उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पहले क्या कुछ कहना है मोहम्मद आरिफ पीड़ित और चंदा पीड़िता का, आप सुनिए। मेरा नाम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ नाम है सर। मैं गाड़ी कहाँ के रहने वाले हो? जहानागंज का रहने वाला हूँ सर। क्या हुआ आज? हम लोग लखनऊ पूर्वांचल से भवननाथ उतरे थे। भवननाथ से हम सोचे कि नरौली चलकर सस्ता सामान मिलता, वहाँ पे पानी पी लेंगे। हम लोग छोला वाला खाकर पानी पी ही रहे थे, तो ठेला वाला बोला कि गाड़ी सामने से हटा। मैं बोला भाई साहब गाड़ी लेकर मैं जा रहा हूँ, सिर्फ और लेडीज लोग मेरे साथ है, थोड़ा पानी पी लेने दो। कुर्सी पे गंदी गंदी लफ्ज की गाड़ी देने लगे, तो मेरे साथ वाले लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लोग हाथापाई कर लिए, लाठी डंडा से मारने लगे औरत के ऊपर। तो ये लोग गए छुड़ाने मेरे साथ वाले, इन्हों लोग को भी मारने लगे। इतनी गुंडई सब कर रहे हैं नरौली पे। कितने लोग थे? 5-6 लोग थे सर। क्या मतलब डंडा वगैरह लिए? हाँ, डंडा लिए हैं सर। हाँ, और डंडा लिए थे। डंडा से कपार पर उनको मारे, हाथ पे मारे। मेरी भाभी है, उनके हाथ पे मारे। हसुआ भी निकाले थे। पुलिस पहुंची थी? हाँ सर, पुलिस पहुंची थी। सिधारी थाना की पुलिस पहुंची थी। फिर उसके बाद वही लोग साहब लोग कहें कि थाने पे आप लोग चलिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखते हैं क्या होता है। चंदा कहाँ की रहने वाली है? जहानागंज के रहने वाले हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे थे? हम लखनऊ से एयरपोर्ट से आ रहे थे। क्या हुआ है नरौली पे? नरौली पर गाड़ी रुकवा के हम लोग पानी पिए जा रहे थे कि पानी सब मर्दन पिए गए। हमारा लड़का हमको लिया कि छोटा सा फरके में छोला खाने के लिए दिए। छोला खा के हम सड़क के किनारे हम फेंक दिए। वो जो ठेला वाला है तो गाली बत्ती लगा कि कभी से हम फेंकवा दे रहे हैं।
बस लड़का आया उसी पर का बोला कि मारे गाली पकड़ लाठी निकाल के ठेले में से लोहे का लाठी निकाल के हमारे लड़कियों के बुलंद की लगा दम 3-4 ठौरा मिल के मारे। बस हम गए रोकने के लिए, हाथ तो पूरा मार दी यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम। कितने लोग रहे होंगे? 5-6 ठौरे रहे कि 5-6 ठौरे रहे, पूरा धाए धाए लाठी सब चला रहे थे क्या एकदम। गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए तो हुआ था क्या? नहीं गाड़ी वहाँ पे खड़ा था तो किनारे था, गाड़ी हटवा रहा था वहाँ से। बस वही बोरकी फेंक दी, वही बोरकी खाती कह रहा है कि गाड़ी भी खड़ा कर रही है और तो भी कर रही है। अपने लड़का से हम कहे कि बोरकी उठा के हम फेंकवा दे रहे हैं अभी। कितने लोग मार खाए आप लोग को? अब लड़कन के हमारे इस लाठी पूरा 3-4 ठौरन मिल के धाए पूरा सब मार रहे थे कि एकदम पूरा। हम गए हटाने के लिए, दौड़ के हमारी जवान लड़की गई, उसके पूरा हमा बोल दिए, पूरा सब लगे मारे एकदम। सूचना दिया था? अभी तो हम लोग वहाँ पे गए थे तो थाने में। पुलिस पहुंची थी वहाँ पे? हाँ पुलिस पहुंची थी, वो लोग लेके आए थे थाने में हम लोग तो के। भाग गए? हाँ वो लोग भाग गए, पूरा सब भाग गए वहाँ से चोट के एकदम। वहीं इस पूरे मामले में सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि सिधारी क्षेत्र में राहगीरों और फल विक्रेताओं के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना शुभम तोदी सीओ सिटी का, आप सुनिए। सर सिधारी का क्या मामला है? ये थाना सिधारी अंतर्गत एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसमें एक ठेले पर फल सब्जी की दुकान लगाने वाले व्यक्ति के साथ में एक राहगीर के साथ मारपीट की घटना कल घटित हुई है। उक्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा अपराध संख्या 101/26 थाना सिधारी अंतर्गत पंजीकृत किया गया है व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में आयोजित जनता दरबार के दौरान प्रेस वार्ता में डीजल पेट्रोल की किल्लत और विपक्ष के आरोपों पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों, विशेषकर ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति पर पड़ा है, जिससे अस्थायी समस्या उत्पन्न हुई है। राजभर ने कहा कि जब बड़े देश आपसी संघर्ष में उलझते हैं तो उसका असर अन्य देशों पर भी पड़ता है। वर्तमान स्थिति भी उसी का परिणाम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए वार्ता कर तेजी से काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि भारत के लिए तेल लेकर आने वाले जहाज समुद्र में रवाना हो चुके हैं और शीघ्र ही आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि घबराकर तेल का अनावश्यक भंडारण न करें। सबको पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध कराया जाएगा, केवल थोड़ी धैर्य की आवश्यकता है। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों से भी अपील किया कि बिना ठोस कारण नो स्टॉक के बोर्ड न लगाएं, जिससे अनावश्यक अफवाह और भीड़ की स्थिति पैदा होती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा मिट्टी के चूल्हे को लेकर किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने इसे सफ़ेद झूठ करार दिया। कहा, अगर जांच किया जाए तो घर में 10 सिलेंडर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जिनके घरों में गैस सिलेंडरों की कमी नहीं है, वे आम जनता के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने तंज कसा। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे इस आरोप को सरकार जानबूझकर किल्लत पैदा कर रही है, मंत्री ने पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम जनता को राहत देना है, न कि संकट उत्पन्न करना। राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद कर रहे हैं ताकि वैकल्पिक स्रोतों से तेल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने स्पष्ट किया कि मौजूदा संकट वैश्विक कारणों से उत्पन्न हुआ है और सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने जनता से संयम बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। सर, खेती का सीजन है और किसान डीजल के लिए परेशान है। क्या ग्रामीण इलाकों के लिए सरकार ने कोई विशेष कोटा या प्राथमिकता तय की है? निश्चित है कि जब 2-3 देश आपस में लड़ते हैं तो पड़ोसी देशों पर भी उसकी हालत आती है, दिक्कत आती है, क्योंकि ईरान और इजराइल, अमेरिका जैसे देशों से तेल और गैस आते हैं। लड़ाई की वजह से वो बंद हो गया है। दूसरे देशों से उसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर आपूर्तियों को नियंत्रण नहीं कर पा रही ताकि कीमतों में बढ़ोतरी कर सके, रास्ता साफ हो जाए। इसमें आपकी क्या? विपक्ष के लोग झूठ बोल रहे हैं। जब वो भी सत्ता में होते तो वही करते जो वर्तमान सरकार कर रही है।
बार बार विपक्ष कह रही है कि अगर तेल का दाम बढ़ाने के लिए ही कह रहे हैं कि तेल, आज सुनने में आ रहा है कि 5 रुपया 10 रुपये बढ़ने भी जा रहा है डीजल। भाई जब तेल की आमद कम होगी, खपत ज़्यादा होगी, तो निश्चित है कि तेल का दाम बढ़ेगा। तो तेल की किल्लत है, लोगों को धैर्य रखना चाहिए, धैर्य से काम करें और जितना जिसको उपयोग है उतना उपयोग करें। वो स्टॉक में न रखें कि नहीं हम 10 दिन के लिए तेल इकट्ठे ले लें, ऐसा ना करें, डेली उपयोग के लिए करें, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े गैलन लेके जा रहे हैं, जैसे सुरक्षा का भी खतरा है, तेल ले रहे हैं सब बड़े बड़े गैलन बैलन। और अब वही बता रहा हूँ ना कि एक शासनादेश जारी हो जाना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी ऐलान किया, मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा किया है कि लोग धैर्य से काम करें। डीजल और पेट्रोल की जो लोग लाइन लगा रहे हैं, इनको व्यवस्था आराम से मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कि लोग घबराएं न, धैर्य रखें और धैर्य के साथ लोग काम करें। शासन कह रहा है स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन जमीन पे कहीं भी पंप पर, कई पंपों पे नो स्टॉक के बोर्ड लग गए हैं। इसमें जिम्मेदार कौन है कि नो स्टॉक के बोर्ड लग गए हैं? देखिए, जो पेट्रोल पंप मालिक हैं, जब अक्सर मैं देखा करता था कि जब पर्याप्त तेल सुलभ रहता था, तब भी उनके यहाँ टैंकर तेल का न पहुंचने की वजह से भी बोर्ड लगा देते थे कि तेल नहीं है, जब कोई आपद विपत नहीं थी। आज तो मुसीबत का सामना, जो युद्ध हो रहा है उसका सामना करना पड़ रहा है। मंत्री जी, आप हमेशा पिछड़े और जो वंचितों की राजनीति करते हैं। सबसे ज्यादा मार इस वक्त दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रही है, जिन्हें गैस के लिए और पेट्रोल के लिए दिहाड़ी छोड़कर लाइन लगाना पड़ रहा है। क्या सरकार के पास इन देरी को खत्म करने का कोई ठोस प्लान बनाया गया है कि किस तरीके से इस लोग जो लाइन लगा रहे हैं 3-4 घंटे? निश्चित है कि जो और हमारे देश है जहाँ से तेल और गैस पैदा होता है, वहाँ से तेल और गैस लाने की व्यवस्था सरकार कर रही है और कई जगहों से तेल भारत आने के लिए चल चुका है। क्योंकि समुद्री जहाज से तेल आता है, तो उस समुद्री जहाज से आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये कि टाइम लग रहा है। अब लोग सोच रहे हैं कि आज मिल जाए, और सरकार करे कि धैर्य से अपना काम करिए, तेल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग स्टॉक बना के रखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी का एक एक्स ट्विटर पे बयान आया है कि बीजेपी दुनिया में पहली पॉलिटिक्स पार्टी होगी जो छवि खराब करने के लिए पैसे खर्च कर रही है। अगर दाना खत्म तो गाना खत्म। इस तरह अखिलेश यादव का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? उनको मुस्लिम प्रेम बोल रहा है, अपराधियों के साथ दोस्ती का प्रेम बोल रहा है। जो अपराधी उनकी पार्टी को चलाने के लिए फंडिंग करते थे, उसका उनका प्रेम बोल रहा है। जो फंडिंग करने वाले लोग मारे गए, अतीक के साथ जो लोग थे वो मारे गए, जो अपराधी गुंडे थे वो मारे गए, बहुत से लोग। ये उनको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है कि बीजेपी ने माफियाओं का सफाया क्यों किया, गुंडा राज खत्म क्यों किया, जनता में विश्वास, कानून का राज क्यों स्थापित किया। इसके लिए अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट किया है, मैंने अपने घरों में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं। झूठ बोल रहे हैं, ये वो झूठ बोल रहे हैं। अगर उनके घर की तलाशी ले ली जाए तो दर्जन भर सिलेंडर निकलेगा उनके यहाँ। ये झूठ बोल रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। इराक ने समझौता करने के लिए पाकिस्तान पे, जो अमेरिका का समझौता के लिए पाकिस्तान बीच में आया था, इराक ने मना कर दिया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत चल रही है उनकी। कई दौर की बातचीत टेलीफोनिक हुई है और युद्ध विराम के लिए प्रयास हो रहा है। खबर आजमगढ़ से, जहां रामनवमी के पावन अवसर पर स्थानीय नगर पंचायत में शुक्रवार को आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री ठाकुर द्वारा राम जानकी मंदिर से निकले भगवान श्री राम की भव्य झांकी यात्रा ने पूरे नगर को भक्तिमय रंग में रंग दिया। हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे इस दिव्य यात्रा में शामिल हुए और जय श्री राम व जय हनुमान के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा की शुरुआत श्री ठाकुर द्वारा राम जानकी मंदिर से हुई, जहां विधिवत हवन, पूजन और भजन कीर्तन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद सजे धजे रथ पर विराजमान भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और बजरंगबली की आकर्षण झांकी निकाली गई, जिसे देखने के लिए नगरवासी उमड़ पड़े।
यात्रा राम जानकी मंदिर, दुर्गा मंदिर, थाना रोड, बब्बर चौक, लोहिया नगर से होते हुए हनुमानगढ़ी मंदिर, केसरी सिंह चौक, जायसवाल, तिरमुहानी, मुसाफिर चौक, गोला क्षेत्र, बरन चौक, सब्जी मंडी होते हुए पश्चिम पोखरा स्थित हनुमान मंदिर पर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। जैसे ही झांकी किसी गली या मोहल्ले से गुजरती, लोग हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में शीश नवाते नजर आए। वहीं महिलाओं ने अपने घरों की छतों से पुष्प वर्षा कर भगवान श्री राम का स्वागत किया। भक्ति गीतों और डीजे की धुन पर युवाओं ने जमकर नृत्य किया, जिससे माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया। यात्रा में सबसे आगे बजरंगबली की झांकी और पारंपरिक प्रतीक घोड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। रामाश्रय संकीर्तन मंडली द्वारा प्रस्तुत भजन कीर्तन ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। जगह जगह भक्तों ने प्रसाद वितरण और जहां बब्बर चौक पर पवन कुमार के द्वारा शरबत पिलाकर सेवा भाव का परिचय दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। अपने निरीक्षक सहित पुलिस बल की तैनाती से जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस मौके पर सियाराम गुप्ता, नवनीत, शिव कुमार, हिमांशु विनायकर, राम जतन, प्रदीप जायसवाल, विश्वदीप, पिंटू मिश्रा, शिव शंकर, पिंटू गुप्ता, अमित जायसवाल, अरविंद जायसवाल, धर्मेंद्र निषाद उर्फ राजू, सुभाष चंद्र जायसवाल, अध्यक्ष अमित सिंह, हर्षित सिंह, चंद्रजीत तिवारी, मनीष सोनी, अरविंद जायसवाल समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रामनवमी की इस भव्य झांकी यात्रा ने न सिर्फ नगर की गलियों को भक्तिमय बना दिया, बल्कि लोगों की अटूट आस्था और सामाजिक एकता की अनूठी मिसाल भी पेश की। अपना परिचय देते हुए बताइए कि राम की शोभा यात्रा निकाली गई रामनवमी को कहाँ से कहाँ निकाली और कितने वर्षों से निकाली जा रही है और कितनी महिलाएं, कितनी और पुरुष आए देखे श्रद्धालु। मैं शिव कुमार अग्रारी। यह राम जी की शोभा यात्रा आज 12 बजे राम जन्म हुआ राम जानकी मंदिर ठाकुर द्वारा पर, और वहां से झांकी प्रारंभ हुई और जो राम जानकी मंदिर का जमीन है थाने के पीछे, उस पर जाकर के 5 दीपक जलाया गया और हर छोटे बड़े मंदिरों पर 5-5 दीपक जलाए जा रहे हैं और विगत कई वर्षों से यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, कहाँ से कहाँ निकाली गई और कितनी संख्या थी और इसके बारे में? जी, मेरा नाम नवनीत जायसवाल है। सभी लोगों को जय श्री राम। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री ठाकुर द्वारा समिति द्वारा ये भव्य झांकी शोभा यात्रा निकाली गई है, जो जिसमें लगभग 10,000 से ऊपर की भीड़ हम लोग लेके चल रहे हैं और महिलाएं, बच्चे और पुरुष सब भारी संख्या में श्री राम की भक्ति में एकदम डूब चुके हैं। प्रेम से बोलो सिया बलराम राम जी की झांकी अपने ठाकुर द्वारा स्थान से होते हुए थाने के पीछे हम लोग का एक राम जानकी का जमीन है, वहां से होते हुए बब्बर चौक से हनुमानगढ़ी होते हुए पूरे मार्केट में पूरा भ्रमण करेगी। आजमगढ़ जिले के जहानागंज क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा आखिरकार पूरी हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता और संस्कार युक्त वातावरण के लिए प्रसिद्ध एसकेडी ग्रुप ने शुक्रवार को स्थानीय बाजार में अपनी नई शाखा एसकेडी लोटस वैली स्कूल का भव्य शुभारंभ कर क्षेत्र को एक नई सौगात दी। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह और विधान परिषद सदस्य विक्रांत सिंह ईशू ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों और अभिभावकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया। विद्यालय परिसर का अवलोकन करते हुए मुख्य अतिथियों ने कहा कि एसकेडी ग्रुप द्वारा लोटस वैली के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों के लिए जो आधुनिक और संस्कार युक्त शिक्षा की पहल की जा रही है, वह जहानागंज क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक दीनानाथ ने भी एसकेडी ग्रुप की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था हमेशा अभिभावकों के विश्वास पर खरी उतरी है और आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगी। विद्यालय में प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 5 तक की शिक्षा की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है, जिससे छोटे बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। संस्थापक विजय बहादुर सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि धनौआ ग्राम स्थित एसकेडी ग्रुप की अन्य संस्थाएं एसकेडी विद्या मंदिर, एसकेडी इंटर कॉलेज, एसकेडी ITI और एसकेडी रेजिडेंशियल अकादमी पहले से ही उच्च शिक्षा स्तरीय शिक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की लंबे समय से मांग थी कि जहानागंज बाजार में छोटे बच्चों के लिए भी एसकेडी ग्रुप का विद्यालय स्थापित किया जाए, जिसे आज साकार कर दिया गया है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के श्रीकांत सिंह
एवं प्रधानाचार्य अनामिका गांगुली ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर देवेंद्र सिंह, पूर्व विधायक रामदर्शन यादव, रमेश कनौजिया, अरुण सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के पूरे स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब जानागंज में शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा उठने जा रहा है और एसकेडी लोटस वैली स्कूल इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। क्या कुछ कहना है कामेश्वर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, और विजय बहादुर सिंह, संस्थापक का, सुनिए। ये एसकेडी लोटस वैली स्कूल इस क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का विकास करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है और मैं अपनी ओर से एसकेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन श्री विजय बहादुर सिंह को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जो मेट्रो सिटी में शिक्षा की व्यवस्था है उस स्तर की शिक्षा व्यवस्था इस ग्रामीण क्षेत्र में वो उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं और उसका यह एक कदम है। विद्यालय तो तमाम सारे खुल रहे हैं आज के परिवेश में, लेकिन ये एसकेडी अपने आप में एक पहचान बना के रखा हुआ है, उसके लिए आप क्षेत्रवासियों से क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि एसकेडी जो ग्रुप एजुकेशन के विद्यालय हैं वह विद्यालय में अपने इस क्षेत्र के जो अभिभावक अपने छात्रों का प्रवेश कराएं। यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है वो व्यावसायिक शिक्षा का स्तर नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के जो छात्र है उनका सर्वांगीण विकास हो, अभिभावकों का शोषण न हो और यहाँ के छात्र पढ़ लिख कर एक योग्य नागरिक बन सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके लिए विद्यालय प्रयासरत है और इसके लिए विजय बहादुर सिंह को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और विकास के क्षेत्र में मतलब निरंतर प्रयास करती रहती है, उसके लिए योगी सरकार से क्या अपील करेंगे कि इस तरह के विद्यालयों को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए? देखिए, 2017 में जब से योगी जी की सरकार बनी है और 2014 में जब से मोदी जी की सरकार केंद्र बनी है तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम ग्रामीण छात्रों का विकास कैसे कर सकते हैं, उनके मनोबल को कैसे बढ़ा सकते हैं और यहाँ के छात्र जो ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र हैं वो पढ़ लिख कर एक योग्य नागरिक कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हमारी सरकार समर्पित है और अपने शिक्षा विभाग के माध्यम से इसके लिए बहुत सकारात्मक प्रयास कर रही है। देखिए, हम सब सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के विद्यालय पूर्व से ही संचालित कर रहे थे। छोटे बच्चों के लिए हम सब ने एक मॉडल विकसित किया है। आधुनिक शिक्षा को किस तरीके से विकसित किया जाए, अच्छे अध्यापकों, अच्छी एक्टिविटीज़ के जरिए बच्चों में जो सरकार हमारी चाहती है उनको शुरू से ही विकसित करने का, आधुनिक शिक्षा पद्धति और तकनीक से जोड़ते हुए हम सब उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बेहतर शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? शिक्षा के लिए तो बेहतर हम सब शुरू से करते आ रहे हैं, इसी बात के लिए हम सब जाने जाते हैं। इस जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय था, जो बच्चे शहरों से या बाजारों से वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, छोटे बच्चे, उनके लिए हमने उनके करीब एक प्ले स्कूल का एक मॉडल विकसित किया है जो प्री नर्सरी से 5th तक की कक्षाएं संचालित होंगी। विद्यालय की टीम जो है बंगाल से लेकर उड़ीसा तक के अध्यापकों को बुलाया गया जो एक्सपर्टाइज है इस क्षेत्र में काम करने के लिए, और फर्नीचर और सारी चीजें उनके हिसाब से विकसित की गई है, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, उस मॉडल में वो अपने आप को विकसित कर सकें। बढ़ती महंगाई को देखते हुए गरीब परिवार के लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? अब देखिए, जब आप बड़े शहरों से तुलना करते हैं या अन्य मेट्रोपॉलिटन सिटी से जब आप तुलना करते हैं तो उस तुलना में आप पाएंगे कि जो हम सब ने विद्यालय की जो शुरुआत की, चाहे वो हमारा सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड है या यहाँ हो, फीस इतनी कम है कि जो दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति है अपने 2 दिन की मजदूरी में अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। यदि 2 बच्चों का कॉन्सेप्ट है तो 2 से 2 दूना 4 दिन की मजदूरी में अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दिलाएगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आजमगढ़ के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विद्यालय को लेकर? आजमगढ़ के जो क्षेत्रवासी हमारे हैं, हमारे जो ग्रामीण और शहरी परिवेश के व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ शहरों से भी बच्चे आते हैं। हम लोग हॉस्टल और की सुविधा भी दे रखे हैं, तो बच्चों को शहरों के स्तर की व्यवस्थाएं गांव में कैसे विकसित की जाती हैं, उन सारी चीज़ों को हम करते हुए उनको आश्वस्त कर रहे हैं और उनको बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक।
खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के सगड़ी तहसील अंतर्गत अनजान सहित गांव में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। जहां बीती रात बकरी पालक के घर बाउंड्री फाद कर अंदर कमरे में बंद बकरों और बकरियों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। जब बकरी पालक अंदर देखा तो कुत्तों के काटने से 6 बकरों और 4 बकरियों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि अभी 6 दिन पूर्व 21 मार्च को आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील अंतर्गत अनजान शहीद में आवारा कुत्तों के आतंक के चलते आधा दर्जन बकरी व बकरियों की हमले से मौत हो गई थी। जहां कुछ दिन पहले भैंस के बच्चे को भी कुत्तों ने काटकर अधमरा कर दिया था। बताया गया कि यह कुत्ते राहगीरों को भी दौड़ाते हैं, जिससे पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पुनः बीती रात उसी गांव में आवारा कुत्तों ने बाउंड्री फांद कर हमला किया। बकरी पालक पीड़ित के अनुसार आज सुबह देखा तो बाड़े का एक दरवाज़ा खुला था, जबकि दूसरा दरवाज़ा बंद। वहां से 2 कुत्ते बाहर निकले। आवारा कुत्तों के हमले में 4 बकरियां, 6 बकरे मरे हुए थे, जबकि 2 घायल अवस्था में मिले। बकरी पालक का करीब 1.5 लाख से अधिक का नुकसान होना बताया गया। वहीं पीड़ित ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। क्या है? हमारा नाम मोहम्मद मूसा, अनजान शहीद। क्या हुआ? कितने बकरी आपके घायल है? तोड़ गई कुत्ते ने? 12 बकरी थी, जिसमें 10 मर गई हैं, 2 बचे हैं। कैसे पता चला? कब पता चला आपको? मैं सुबह उठा तो देखा दरवाजा खुला था। मैं कहा दरवाजा कैसे खुला है? जब अंदर आया तो फिर जिसमें बकरी थी वो भी दरवाजा अंदर से बंद था, और जब खोला तो उसमें से 2 कुत्ता निकले। और देखा तमाम बकरियां मरी पड़ी थी। इतनी बड़ी बाउंड्री आपके घर के अंदर, बाउंड्री के बाद 2 दरवाजे के अंदर कुत्ता है। समझ में नहीं आ रहा है कि 8 फुट 9 फुट की बाउंड्री है, फिर उसके बाद बाउंड्री के अंदर जो है 2 दरवाजा के अंदर बकरियां थी। उसके बाद भी सब तोड़ दिए? उसके बाद भी सब तोड़ दिए। इतना आतंक है। अभी इसके पहले की बकरियां काटी गई, तोड़ी थी कुत्ते, उसका क्या नाम था उनका? तो खालिद नाम था। उनके भी 6 बकरी तोड़े आज 4-5 दिन पहले। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है। अब इनका सरकार कुछ उपाय करे भाई कुत्तों का। तो आप लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा मतलब किए, तो उसके बाद भी कुत्ते? हाँ, इतनी सुरक्षा है भाई। 8 फुट 9 फुट इतनी बाउंड्री है, उसके बाद 2 दरवाजे के अंदर वो हल करके जो तोड़े हैं। अच्छा। 2 दरवाजे के अंदर तोड़े हैं। ठीक। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट
भवनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 Science, Commerce, Humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।